नमस्कार मित्रों, हम हाजिर हैं थ्रू लिटरेरी लेंस के एक और एपिसोड के साथ। और हस्बे मामूल मेरे साथ हैं तो डॉक्टर विनोद आसुदानी जी ही। नमस्कार। लेकिन आज हम किसी और की रचना पे बात नहीं करेंगे। आज जो हम आपके लिए लाए हैं, पहले तो डॉक्टर साहब अपनी एक बहुत बहुचर्चित गज़ल जो उनकी है, मैं तो कहूँगा हर महफिल में जहाँ भी डॉक्टर साहब आप शिरकत करते हैं, इस गज़ल के बिना बात नहीं बनती। जी जी। तो ये गज़ल आप हमें पहले सुनाइए, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को भी सुनाइए, और उस गज़ल के बाद हम उस पर बात करेंगे। तो बातचीत उसके बाद होगी। सबसे पहले आइए वो गज़ल सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो दोस्तों, गज़ल हाजिर है जी। कि शेर कहा है, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। हाँ, दिखाई दे न दे। दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या दिखाई दे न दे जी। ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही। तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही। जो जाना उससे भी कोई ज्यादा जिंदगी होगी। और शेर देखें, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। हाँ हाँ, हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। वाह, क्या बात है, क्या हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना। किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। जी जी। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी। जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी। जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी। और शेर देखें कि न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं। न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं। हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई। मुकर्रर कि न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं। हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम। तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम। तुम्हें चढ़ना है जिस बस में, वही देखो भरी होगी। दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी, अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। वाह डॉक्टर साहब, वाह, बिल्कुल मज़ा आ गया यह गज़ल सुन के। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस गज़ल के लिए। और आइए दोस्तों, अब इस गज़ल पर कुछ बातचीत डॉक्टर साहब से, स्वयं डॉक्टर साहब से हम करें। मैं तो ये कहूँगा डॉक्टर साहब, ये गज़ल जिस तरह की आपने कही है, भाई पहले तो ये है कि ये कन्वर्सेशनल स्टाइल, इसका जो लहजा है गज़ल का, आप देखेंगे कोलोक्यूअल है, बातचीत वाला लहजा है कि कोई बात कर रहा है, अभी आपसे, हमें तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम। तुम्हें चढ़ना है जिस बस में, वही देखो भरी होगी। या बाकी भी जो शेर हैं, बिल्कुल आसान सी ज़बान है और बिल्कुल आसान से उसमें अल्फाज हैं, और ऐसी कोई मुश्किल किसी को कहीं पेश नहीं आएगी, अरे इसके माने क्या हुए, उसके माने क्या हुए। लेकिन मैं ये यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा कि भाई वाकई माने गज़ल के क्या हुए, ये समझने के लिए हमको ज़रूर कुछ इसका निचोड़ निकालना पड़ेगा। ये इतनी सादी गज़ल नहीं है जैसी ये प्रतीत होती है। एक एक शेर में बहुत गहरे माने भरे हैं। इसकी जो लेवल ऑफ ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, सिंबॉलिक लेवल ऑफ ऑपरेशन इस गज़ल की काफ़ी बुलंद है, काफ़ी बुलंद लेवल पे यह गज़ल ऑपरेट हो रही है। पर सबसे पहले तो शैली के लिए मैं आपको ज़रूर बधाई दूंगा। ज़बान पे चढ़ने वाली शैली है,
कोई एक बार सुन के भूल नहीं सकता इसको। हम आप जैसे बात करते हैं उस बात की शैली है। बाकी तो मुफ़ाइलुन जो वज़न बहर के जो जानकार हैं वो जानेंगे कि मुफ़ाइलुन का जो मीटर है जी, बहुत सिंपल सा मीटर आपने फॉलो किया है और बहुत अच्छे से फॉलो किया है इस गज़ल में। तो अब आइए मैं मतले के विषय में आपकी राय जानना चाहूँगा कि मतला एक अलग जी बात को लेकर के आता है, शायद वो इतनी सरलता से हमारे जहन में जाती नहीं है कि दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। तो यहाँ से ही एक अलग बात पर चलना चालू हो जाता है कि रोशनी तो दिखाई देता है जी, और हम ये कहते हैं कि दिखाई दे न दे हाँ, ऐसी भी कोई रोशनी होगी। अब ये कौन सी रोशनी होगी? अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। अब यहाँ हमको ये समझना पड़ेगा अंधेरे का जो कन्वेंशनल सिंबोलिज्म है, जो रस्मी तौर पे हम कहते हैं कि अंधेरे एक नेगेटिविटी जी का सिंबल है, नकारात्मकता ले आते हैं, बुराई का सिंबल है ना। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि आपने जिस तरह अंधेरों को यूज़ किया है ये एक अलग तौर से आपने इसको इस्तेमाल किया है इसका, कि अंधेरों की कोई अपनी जुदा पहचान भी होगी। जी, मैं यही कहता हूँ कि लाइट का होना, रोशनी का होना न होना अंधेरे पर कोई फर्क नहीं डालता। लाइट जब नहीं है, रोशनी जब नहीं है, तब भी अंधेरा है। और अंधेरे के बैकग्राउंड के अगेंस्ट में ही लाइट शाइन्स अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ डार्कनेस। और मैं तो ये कहूँगा कि दोनों मिसरों में, मतलब कि दोनों मिसरों में आपने दोनों की तारीफ की है। रोशनी की भी एक तरफ तारीफ की है आपने जी, और उस पर से अंधेरे की भी तारीफ की है। रोशनी का मैं यूँ कहूँ, यहाँ से शुरू करें, शाब्दिक रूप से शुरू करें, दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। भाई रोशनी, अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर का जो प्रकाश है वो दिखाई देता है, उसको रोशनी कहते हैं। लेकिन इसके आगे और पीछे, इसके पहले और बाद में बहुत बड़ा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जो भी हम लाइट कहें कि लाइट साइंटिफिकली ऐसी बहुत सारे वेव्स हैं जो हमारे नजरों से ओझल हैं, कभी भी दिखाई नहीं देती। एक तो वो ये भी बात है जी। लेकिन अब इसको अगर हम सिंबॉलिक रूप में ले जाएं तो रोशनी या पॉजिटिविटी या अच्छाई या जिससे भी आप इसको मुशाहिबत करें रोशनी की, केवल क्या वही है जो हमारे सामने इस समय मौजूद है, जो बिहाइंड द स्टेज जो एक्शंस होते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं, हमको तो केवल उसका फल दिखाई देता है, आखिरकार दिखाई देता है। तो ये दिखाई देने दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो अंधेरे हैं जी, वे, ये ऐसा सिंबोलिज्म है कि अंधेरे यहाँ पर समाज के वो तबके हैं, समाज के वो वर्ग हैं, उपेक्षित हैं, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पे हैं, हाशिए पर जो हैं, जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता। यानी वो अंधेरे में अपना जीवन सारा का सारा जिंदगी बिता रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी का ध्यान नहीं। क्या इनकी कोई पहचान नहीं है? क्या अपनी पहचान नहीं है? Whether these marginalized groups, don't they have their own separate identity? Why they should be considered in relation to those who are in the center? यहाँ गायत्री चक्रवर्ती स्पाइवाक जो एक बहुत बड़ी क्रिटिक हैं, इंटरनेशनल लेवल की क्रिटिक हैं, उनका एक ऐसे है, कैन द सबल्टन स्पीक। सबल्टन यानी मार्जिनलाइज्ड लोग, जो हाशिए पर लोग हैं, उनका कहना है कि क्या वे बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बात ही नहीं कर सकते। उनके लिए हमने ऐसे समाज में पैरामीटर्स ही हमने तैयार नहीं किए। तो ऐसे लोग अंधेरे में जो जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए भी आपको एक ताकत की जरूरत है। जी बिल्कुल, सामाजिक, सियासी या माली ताकत, आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एम्पावरमेंट जब तक आपका नहीं है, जो जिनके पास वो नहीं है, वो अपनी बात सामने रख भी नहीं सकते और भाषा में भी ऐसे शायद एक्सप्रेशंस ही नहीं बने हैं जो उनकी बात ध्यान में रखें। यहाँ पर मुझे चित्रा मुदगल जी की याद हुआ ही। उनका जो उपन्यास है 2019 में साहित्य अकादमी अवार्ड जिसको मिला है, कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, वो है ट्रांसजेंडर्स पे जी। तो उसके मामले में बात करते हुए चित्रा जी ने कहा था कि मैंने ऐसे लोगों की बात की है जो हाशिए में भी हाशिए पर हैं। जी बिल्कुल, हाशिए पर भी हैं, तो उनको हर एक को अपना अपना एक स्थान मिला हुआ है, पर हाशिए में भी जो हाशिए पर हैं, ट्रांसजेंडर्स हो गए और जो विकलांग है, हो गए, इनकी बात नहीं सुनी जाती। जो आदिवासी लोग हैं, बिल्कुल जंगलों में रहते हैं, जो इस सो कॉल्ड सभ्यता से कटे हुए हैं, तो इन अंधेरों की भी तो कोई पहचान है। तो ये ऐसी रोशनी है जहां पर मैं कहता हूं कि रोशनी दिखाई दे न दे ऐसी भी कोई रोशनी होगी। तो ये जो अंधेरे हैं, जो हमारी नजरों से ओझल है, ये इनके पास सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है,
इनके पास भी एक ऐसी रोशनी है, एक सूक्ष्म रोशनी है, झिलमिलाती हुई है, जो हमारे इस चकाचौंध वाली दुनिया में, जो इस ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में कहीं उसका स्थान नहीं है। मीडिया के अंतर्गत ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। तो मतलब ये बात कहता है। और प्रकाश का न होना ही अंधेरा है, चाहे विज्ञान इस बात को मान भी ले। पर हम साहित्यकार, अदीब होने के नाते विनोद जी, अंधेरा जो है ये तो एक डिफॉल्ट स्टेज है। Definitely, it has been there from beginning and it will be there till the end. Because अगर बाइबल जहाँ से शुरू होती है, let there be light, let there be light, that means यानी पहले क्या था? something was there before and that something was nothing but darkness. और ये जो बात है कि भाई न होना प्रकाश का, वो अंधेरा का, तो अपनी पहचान को वो ढूंढ उजड़े हुए लोगों में है। अहमद फराज जी बहुत खूबसूरत शेर है कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। तो ये जो खराबों में मिले कहते हैं शायर, तो ऐसे लोग जिनको समाज खराब मानता है, और वो इसलिए खराब नहीं है कि वो खराब है, उनको अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, उनको आगे बढ़ने के चांस नहीं मिला। तो दूसरा शेर राजेश जी आप बताएं कि तमन्ना थी, तमन्ना है, तमन्ना ये रहेगी ही, जो ना उससे भी कोई ज्यादा जिंदगी होगी। बिल्कुल, मैं इसको मतले से जोड़ कर ही देखता हूँ विनोद जी। हालांकि गजल में हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, हर शेर के माने अपने आप में। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क टू द सो कॉल्ड मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न नॉलेज। जितना भी हमने जाना है वो काफी नहीं है, इसके आगे भी जिंदगी होगी। अब ये दोनों स्तरों पे ये बात ऑपरेट होती है विनोद जी। पहले तो एस्ट्रोबायोलॉजी में मैं कहूँ कि पहले कहते थे लाइफ, वी आर इन सर्च ऑफ लाइफ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। लेकिन मैं बचपन में भी सोचता था कि जिंदगी केवल हम जो जानते हैं यही तो। आजकल देखिए आप, साइंटिफिक फ्रेजियोलॉजी ऐसी बन गई है, लाइफ एज वी नो इट। एग्जैक्टली, लाइफ एज वी नो इट। हम नहीं जानते कि तकाजे जिंदगी के इससे अलग भी हो सकते हैं, इसके अलग स्वरूप में भी जिंदगी हो सकती है, ब्रह्मांड में कहीं और भी जिंदगी हो सकती है, हमें पता नहीं है। हमें पता हमारी तमन्ना पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी कि जो जाना उससे ज्यादा भी तो कोई जिंदगी हो। नॉलेज के हर क्षेत्र में, इन एवरी डोमेन ऑफ नॉलेज, वो तो है, देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज येट टू बी डिस्कवर्ड, व्हिच इज येट टू बी इन्वेंटेड। अब वो कहता है ना कि होरेशियो हैमलेट से कहता है जी कि देयर आर मोर थिंग्स इन अर्थ एंड हेवन then dreamt of by your in your own philosophy। बिल्कुल। तो वो आपने शेक्सपियर की भी याद दिला दी, बहुत खूबसूरत उनका नाटक है हेमलेट जी। तो उसमें भी ये बात कहता है, और ये हमें, मेरा तो ये कहना, विज्ञान भी ये कहता है, वी शुड हैव एन ओपन माइंड। हमको कभी भी मगरूर नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ जान गए। जी बिल्कुल, ये एक शख्सी जो लेवल है उस पर भी बात कर रहे हैं कि अगर हमको मगरूर नहीं होना है, हमें यदि खुले दिमाग से सामने वाले की बात सुननी है, तो हमको मानना पड़ेगा कि हमारे इल्म की भी कोई सरहद है, और उस इल्म की सरहद से उस पार भी कुछ इल्म है जो अभी तक हमें नहीं पता। जी बिल्कुल। और ये एक खास शेर है जो तीसरा, मैं चाहूंगा कि उस पर आप बात करें। तो ये बहुत ही एक प्यारा शेर है कि हवा चलने से दरवाजे नहीं खुलते, समझ लेना किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। अब आम फहम तो ये बात है कि साहब हवा चलती है, दरवाजे खुल जाते हैं, अब जोर लगाइए चीज हो जाती है, एफर्ट्स डालिए काम हो जाता है, ये आमतौर पे बात समझी जाती है। पर यहाँ शायर की जो सोच है वो कहीं आगे की है। दरवाजे तो खुले, पर क्या हवा चलने से खुले? क्या मेरे प्रयास करने से ही ये चीज हुई? दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एक चीज है कि वो प्रयास किए जा रहे हैं, या फिर अपने आप नेचुरली हवा चल रही है, लेकिन नहीं, जो चीज होती है उसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक इवोल्यूशन को अगर आप सोशो कल्चरल में अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें, वॉट एवर इज, इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट, इट हैज कम टू बी। तो ये जो कम टू बी वाली बात है, जो चीज यहाँ तक आई है, यहाँ तक हुई है, उसके होने के पीछे कई सैकड़ों हाथ हैं, उसके होने के पीछे कई वजहें हैं। केवल हमारा प्रयास करना ये एकमात्र वजह है, या नेचुरली हवा चलने से मुराद ये है कि भाई नेचुरली कुछ चीजें हो जाती, वो भी एकमात्र वजह, किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी रही होगी। ये बड़ी टेंटलाइजिंग सा मिसरा है साहब, कि किवाड़ों की अपनी मजबूरी, कोई चीजें होती हैं तो अपनी उनकी कोई अपनी नीड होगी, कोई बहुत सारी बातें, जैसे मैं इसको दोस्ती के लिहाज में हवाले से देखूं, एग्जांपल दें दोस्ती या का, ताल्लुकात के हवाले से देखूं कि दोस्त कोई जब बन जाता है, वो हम उसको दोस्त बनाना चाहते हैं, बहुत बार इसलिए नहीं बनता, वो उसकी मजबूरी होती है कि हमारा दोस्त बनना चाहता है, चाहे उसमें स्वार्थ हो या कोई और बात हो या कोई भी हो। बहुत सारे हमारे रिलेशंस, ताल्लुकात जो है वो भी इसी ही धरातल पर ऑपरेट होते हैं कि वो इसीलिए नहीं चलते कि हम उनको चलाना चाहते हैं,
हम उनको चाहते हैं, मोहब्बत है, प्रेम है, नहीं, कि उस सामने वाले की कोई मजबूरी होती है शायद, उसी लिए बहुत सारे रिलेशंस, हालांकि इट इज नॉट अ यूनिवर्सल फार्मूला, किंतु बहुत सारे रिलेशंस, ताल्लुकात इसलिए चलते हैं कि किवाड़ों की कोई अपनी ही मजबूरी हो। लेकिन क्या मसलहत शनास था वो आदमी कतील, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। तो आपने मजबूरियों का नाम, यहाँ ताल्लुकात और क्या 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 नहीं कह दिया आपने मजबूरियों के नाम पे, कि क्या क्या मजबूरियां, ताल्लुकात से लेके सब कुछ बना सकती हैं मजबूरियां, लेकिन वो सामने वाले की भी वो नीड, वो मजबूरी। अब देखिए पूरे जो पॉलिटिकल समीकरण है, जो महाशक्तियों के समीकरण है, जो राष्ट्र के जो संबंधों के समीकरण है, वो इसी पर आधारित है कि हम चाहते हैं किसी राष्ट्र से दोस्ती हो जाए, ऐसी नहीं होती। उसकी जब नीड होगी, उसकी जब आवश्यकता होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी, तभी उनका दरवाजा खुलेगा हमारे लिए। वो कहते हैं एक किवाड़ बंद होता है तो 1000 खुल जाते हैं, लेकिन आपने तो बड़ा नया परिप्रेक्ष्य दे दिया कि वो 1000 में से भी जिनकी मजबूरी होगी वही किवाड़ खुलेंगे साहब, उसी की किवाड़ खुलेंगे, अपने आप नहीं खुलेंगे वो जी साहब। एक किवाड़ बंद हुआ है तो बाकी किवाड़ खुल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक और मैं चाहूंगा कि एक दो और शेर पर आप बात करें। बुझा देता है सागर प्यास, ये सच है मगर फिर भी जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी। तो मैं फेमिनिज्म से लेके सब ऑल्टर्न क्रिटिसिज्म की जो आपने बात की, सब चीज़ों में मैं इस शेर का हवाला दे सकता हूँ कि देखिए, सागर में जब विलीन होती है नदी, वो तो होती है, सागर प्यास बुझा देता है माने से सागर पूरा उसको तृप्त कर दे, अपने आप में समा लेता है, उसका वजूद ही खत्म हो जाता है नदी का। लेकिन जुदा पहचान जब नदी की खो जाती है, जब भी किसी की पहचान मिटती है, तो वो जो गम होता है, वो जो एगोनी होती है, वो जो दुख होता है, उसका साहब कोई बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ मजबूरी है नदी की, डिपेंडेंस है, सागर से तो मिलना है, उसका कोई चारा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो वजूद खत्म हो रहा है, शी इज सैक्रिफाइसिंग हर एग्जिस्टेंस, उसकी एगोनी अपनी जगह, उसका दुख अपनी जगह की जुदा पहचान खोते ही नदी हर रो पड़ी होगी और सागर से रोके वो मिलती है और उसमें समा जाती है। जी, तो जैसे एक लड़की की शादी जी, बहुत ही ऊंचे खानदान में हो जाए, सब सुख सुविधा ऐशो आराम उसको मिल भी जाए, किंतु उसकी जो मैके की पहचान, बहुत बार उसके मैके का अपना नाम तक खो जाता है। एक नई पहचान उसको मिलती है, वो सागर सी बड़ी पहचान है, लेकिन नदी की अपनी पहचान, शख्सी पहचान, जो उसके मैके की पहचान, तो जब वो खो जाती है तो लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, नदी वो रो पड़ती है। बिल्कुल, और इसको मैं बिल्कुल सादगी से मैं विकलांगों पर लागू कर दूं। भाई हम भी खुद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, हम ब्लाइंड हैं दोनों। तो एक ब्लाइंड व्यक्ति मान लीजिए डिपेंड होता है कई काम कराने के लिए अपने एस्कॉर्ट पे, अपने नियर एंड डियर वंस पे, अपने रिश्तेदारों पे, लेकिन कई बार यूँ होता है कि उसमें उसका खुद का वजूद खत्म हो जाता है। काम तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार वो उसकी मर्जी से नहीं होते। कई बार जैसा वो हेल्प करने वाला चाहता है, उस तरह से वो काम उस समय और वैसे होते हैं। तो ये इस शेर में क्या क्या नहीं आ जाता विनोद जी, बहुत कुछ आ जाता है इस शेर जी। और इसके बाद जो एक बहुत ही ये तो बहुत नाजुक शेर है, उस पर आप बात करें, बड़ा रुमानी शेर है जी, उस पर भी बात करें कि न जाने कैसे सारे हल मुझे मिलते ही जाते हैं, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। लाइन आप देखिए कितनी फ्लो करती है, स्मूथ लाइन है, हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी बात। तो ये जो रुमानियत है, ये जो नज़ाकत है कि साहब हिस्सा, और ज़िंदगी सहल हो जाती है जब आपको कोई अपना हमसफ़र मिल जाए, कोई नज़ाकत मिल जाए, उस तरह का प्रेम, उस तरह का प्यार मिल जाए, तो सारे ज़िंदगी के हिसाब जो हैं, सारे मसले अपने आप हल हो जाते हैं, सारे मसले अपने आप आपको उसका जवाब मिलता जाता है कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। तो ये एक बहुत ही रुमानी शेर होने के साथ साथ ज़िंदगी को सहल करने के लिए बहुत एक अच्छी रेसिपी आपने दे दी है जी। जगजीत सिंह का शेर भी मुझे याद आ रहा है कि ये दुनिया भर के झगड़े, घर के किस्से, काम की बातें, भला हर एक टल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तो यहाँ तो साहब वो तो गुल रख कर गई होगी जी, यहाँ तो गुली रख कर दी। हाँ, बस हिसाबों की किताबों में वो गुल रख कर गई होगी। वैसे स्कूल के ज़मानों में ऐसा होता भी है, बाद में भी ऐसा होता है। तो ज़िंदगी सहल करने का जो आपसी प्रेम भाव है, चाहे वो रोमानियत हो या लगाव हो या किसी भी तरह का आपसी प्रेम भाव जिसमें एक इंटेंसिटी हो, तो वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी आसान बनाने के लिए। और बस आखिरी शेर में तो आयरनी है जी, कि तुम्हें जल्दी है घर जाने की, लेकिन क्या करोगे तुम, जिसमें चढ़ना है जिस भर में वही देखो भरी होगी। जहाँ भी आप हाथ लगाइए, वो तो कह रहे हैं ना, वो ऐसा लॉ होता है कि इफ़ यू डायल रॉन्ग नंबर इट विल नॉट बी एंगेज्ड, राइट। तो इस तरह से वो बात होती है कि जो
बात आप करना चाहें वो उसी समय नहीं होती। आप जिस भी क्षेत्र में जिंदगी में जाना चाहें वहाँ ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है कि आपके लिए कोई जगह ही नहीं होती, कोई जगह बची नहीं होती है, तो क्या करोगे तुम। तो ये बहुत ही कंपटीशन और जो मॉडर्न ज़माने का जो शेर है वो उस तरह की हकीकत आपने इस दरपेश रखी है इस शेर में विनोद जी। और मुकम्मल तौर पे ये गज़ल एक बहुत आला दर्जे की गज़ल, बहुत गाने गुनगुनाने वाली गज़ल बन के सामने आती है और सोचने समझने वाली, ऑफ कोर्स, जिस पर हमने अभी अभी बात की। तो मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।